हाय वैभवी, क्या हाल? हेलो शुभम, ऑल गुड, यू टेल मी। मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड एक मीम बड़ा वायरल हुआ था, बचपन का प्यार। आपको आई थिंक याद होगा, है ना, व्हिच कि वन? बचपन का प्यार कहीं छोड़ के जाए ना, कुछ ऐसा था, कुछ मुझे रिमेम्बर याद नहीं आ रहा। ट्रू। बट आपके केस में वो है ट्रू, राइट? आपका बचपन का प्यार एयरफोर्स ही है, राइट? ट्रू, डेफिनेटली। अब ये बात बताओ, ये एयरफोर्स से मोहब्बत हुई कैसे? ना तो कोई बैकग्राउंड में, ना ही कोई जानने वाला, कोई क्या, कैसे हुई मोहब्बत ये? मोहब्बत तो स्कूल टाइम में ही हुई थी, बचपन का ही था, द वे यू सेड इट। सो एनसीसी में थी, लाइक यू नो इन आवर स्कूल इट वाज अ हाइप कि एनसीसी में होना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली एयर विंग एनसीसी में। तो मैंने बोला यार देखते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है क्या ऐसा इसमें। सो आई जस्ट ज्वाइंड आउट ऑफ दैट कि यू नो देखते हैं क्या है। अंदर गई, आई सॉ हाउ ऑफिसर्स लिव, आई सॉ कि डिफेंस लाइफ कैसी होती है। I kind of started enjoying that adventure and the thrill that I got. And I was like, अब तो यही pursue करना है. So that is where it all started. अच्छा, एक बात बताओ, योर रिकमेंडेशंस बिकॉज ऑफ चार्म एंड सेंसेशनल लुक ऑफ योर्स, और कोई और रीजन है इसका? I think it has everything. It's my personality. Okay, it's a part of your personality. You are commenting on the personality. But यार एक बात बताओ, योर बैकग्राउंड कहीं से दूर दूर तक एयरफोर्स का नहीं है। नहीं, खानदान में आप पहले होगे जो प्लेन उड़ाने वाला है अभी, yes. ऑफिशियली, राइट? Yes. अब मुझे आप ये बात बताओ दैट ये डिसाइड कैसे हुआ कि अब आगे जो पढ़ाई ही करनी है वो इसी फील्ड में करनी है? Okay, so the thing was कि मुझे हमेशा से I wanted to be a pilot. Like I wanted to do something which is different from the others. I have always been that kind of a person कि कुछ अलग करना है, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना मुझे. I don't want to do a desk job, or I don't want to, you know, get stuck in some company. So I wanted to have a different, thrilling kind of a life, which aviation was ready to offer me. So मुझे पता था कि मुझे एयरफोर्स भी करना है, मुझे लेकिन प्लेन भी उड़ाना है. So अब तभी तो हमारे लिए एनडीए का ऑप्शन भी नहीं था. अब लड़कियां आर मच प्रिविलेज्ड, बट तभी आई डिड नॉट हैव द एनडीए ऑप्शन. सो आई हैड टू डू ग्रेजुएशन. अब ग्रेजुएशन डूइंग इन समथिंग वेयर आई डोंट वांट टू डू एंड आई नो आई हैव नो स्कोप, बिकॉज अब प्लेन ग्रेजुएशन का एज सच कोई स्ट्रॉन्ग स्कोप है नहीं. वी ऑल नो दैट. So I was like, I'd rather do it in BSc Aviation, just जो मेरा interest area है. And then for BSc Aviation, you're also supposed to do CPL, which is a Commercial Pilot License course. तो मैं बोला चलो वो भी कर लेते हैं, just in case God forbid अगर नहीं होता Air Force, तो I will have a strong backup to myself. After that, I won't waste a few years of my life doing something that I always wanted to do. So वहीं से वो सारी चीजें आ गई. So ये कॉमर्शियल पायलट के लाइसेंस का तो चलो चल गया, बट दिमाग में कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स सेट थी, राइट? ज्वाइन करना है तो भैया सरकारी प्लेन चलाना है, अपना प्राइवेट वाले में उतना मजा शायद आएगा नहीं, ठीक है? True. तो ये कहानी चली और आप अपने पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गई हैं. Yes. अब तो बता दो, कोई तो सच होगा. रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था ना आपका? क्या? नहीं, I went through NCC entry. You went through NCC, AFCAT नहीं हुआ, तो मतलब कोई तो जादू होगा आपके पास. जादू वही है कि जिस दिन से ठान लिया उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करो. रुको मत कि एसएसबी की डेट जब आएगी तो प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज एसएसबी व्हाट आई अंडरस्टैंड इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. इट इज नॉट अ टेस्ट. हाँ, नॉलेज इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट मोर ओवर योर पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट. आप क्या करते हो, आपने पूरी अपनी लाइफ कैसे प्लान आउट की है. अगर आपकी ही लाइफ यू नो हेवायर है, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, so how will the officer have confidence in you कि you will stick with the forces for 10-12 years and give your complete loyalty to it? So I think from the day you aspire to join the defense forces, उसी दिन से you should start preparing yourself. छोटी छोटी चीजें, be punctual, have a good schedule, you know, things like that. स्मॉल चीजों में बताया, थोड़ा आपने डिटेल में बताओ. बी पंचुअल, बी डिसिप्लिन, बट क्या अगर आपकी लाइफ में करें तो ऐसी क्या खास बात है जो आप नॉर्मल गर्ल्स में नहीं देखते हो? मैं सुना गर्ल्स नहाती भी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. So like small things as in I always had a plan B for everything. Okay. अगर मैं आज CPL, अगर मेरे को आज डिफेंस ज्वाइन करना है, I have a plan B कि अगर मेरा डिफेंस नहीं होता तो I will then become a you know airline pilot, or I will have something or the else to do.
I always had a plan B for everything, whatever I did in life. अगर एनसीसी में भी अगर मैं देख लूँ, I did NCC the other 3 years also while I was doing graduation. तभी भी I always had a plan B कि चलो आज ये कैंप मैं नहीं कर पा रही हूँ या मेरा सिलेक्शन इस कैंप में नहीं हुआ, फाइन, I will then go for this camp. मतलब वो हर चीज you have to think ahead basically. So that is small things that would definitely help someone. Okay, that's great. पर आपको याद है जब आप, चलो यहाँ तो आप पहली बार में रिकमेंड हो गए, आप AFPA गए थे, GTO ग्राउंड में आपने सर से बोला सर मुझसे नहीं हो रहा, और 2 आंसू भी टपके थे. Yes. तब लगा था कि शायद SSB यार आज तो मेरे हाथ में है नहीं, ये तो मतलब गलत जगह आ गई, कमर्शियल पायलट वाला लाइसेंस ज्यादा ठीक था. Not really, वो थॉट तो नहीं आया था. थॉट ये आया था कि इतने सालों से इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, समवेयर डाउन द लाइन छोटी छोटी चीजों से, फिर जो ये एक चीज है जो बाकी सब बहुत इजीली कर रहे हैं यहाँ पे, मैं क्यों नहीं कर पा रही. एंड कहीं ना कहीं मिस्टेक भी मेरी ही थी. ड्यूरिंग AFPA द शेड्यूल इज, वो शेड्यूल ही ऐसा होता है कि यू टेंड टू स्टडी और लिटिल मोर, यू वांट टू स्टडी, क्योंकि हर दिन तुम्हारा लेक्चरेट हो रहा है तो तुम हर दिन बैठ के सिर्फ बुक्स पढ़ना चाहते हो. आई वेंट विद जीरो नॉलेज बेस. मैंने ना कुछ टॉपिक्स रट के गई थी, कुछ पढ़ के नहीं गई थी, मैं ब्लैंक गई थी AFPA. तो मैं उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही थी, तो इवेंचुअली ग्राउंड पे टाइम ही इन्वेस्ट नहीं किया. सोचा GTO, तो सर ने बोला सबसे सिंपल है, हो जाएगा. So that is something that backfired me, but thankfully it did that day because उस दिन के बाद जो मेरे 3-4 दिन बचे थे AFPA में, I was only on the ground. I never left the ground. So yeah, it was kind of a reality check कि बेटा हर चीज important है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, flying before joining the Air Force, ठीक है? Yes. फ्लाइंग में और SSB में कोई सिमिलरिटी है जो आपकी मदद कर गई हो? Flying in SSB में similarity I would say is कि I know what I'm getting into. बस मुझे पता है कि मैं क्या मतलब मैं फ्लाइंग करके आई तो मुझे पता है कि what hardships with respect of flying I will face when I get into the academy also. Okay. So that is the similarity that I see. Otherwise things are very different. ठीक है, तो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है. मतलब कई सालों से आपने ना GD देखा है, ना लेक्चर देखा है, ना स्किलिंग जैसा क्योस देखा है, ठीक है ना? इंटरव्यू तो आई डोंट थिंक सो देखा होगा, ठीक है? एसएस तो टफ वाला नहीं देखा होगा कि 10 मीटर दूर बैठा है ऑफिसर पे जाके बात कर रहा है, ठीक है? ये नहीं देखा होगा. सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? क्योंकि कहीं ना कहीं AFPA में ना एक मॉक हो जाता है कि पहले 7 दिन जैसे SB चल रही है वैसी चल रही है, उसके बाद आपका फीडबैक 1-to-1 दिया जा रहा है. बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? लगा था ये क्या चीज है? So I would say मैं जब स्कूल में थी, I was thankfully in a very good school जहाँ पे हमें वो सारा एक्सपोजर दिया गया था. I never had the fear of stage. I did not have the fear to talk in front of 10 or 15 people. I could easily confidently talk. मुझे वो दिक्कत कहीं नहीं थी. And अगर आप मुझे कोई भी एक टॉपिक दे दो, मैं 2 मिनट तक I can blabber something out. तो वो चीज़ें मुझे लेक्चरेट में डेफिनेटली हेल्प की थी. मुझे रिव्यू में भी यही मिला था कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो हाउ टू टॉक, बस थोड़ा कंटेंट डालो इसमें तो यू विल बी गुड. लेट मी गेस, कर्नल नायर वाज देयर. ये बहुत ही कॉमन चीज है कर्नल नायर की. अच्छा, खुद भी इतनी किताबें पढ़ते हैं ना तो उनको कंटेंट कम ही लगता है हमेशा. एग्जैक्टली. मतलब इनिशियली तो आपको AFPA में वो टॉपिक्स देते कि यही टॉपिक पे प्रिपेयर करके आओ, तो हम कितना भी टॉपिक में प्रिपेयर करके जाए, हम कितनी भी डिटेल्स डालें, वो 1-2 डिटेल तो ला ही देंगे कि ये तो मिस कर दिया तुमने, ये कौन बोलेगा. एग्जैक्टली. बट देन दोस थिंग्स हेल्प्ड क्योंकि हमें वो चीजें याद रह गई थी. जब हम SSB गए थे तो हमें था कि हाँ इस टॉपिक पे सर ने ये पॉइंट बोला था, मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो वो चीजें ऑब्वियसली हेल्प करती है. That's great. That's great. बट यहाँ पर जरा मैं कमिंग टू पे आपको मैंने टोक दिया है, बट मैं वापस आऊंगा आपके, ठीक है? आप AFPA से जब निकली थी स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट थी? 15 दिन ही बचे थे जहाँ तक मुझे याद है. सॉरी, 15 दिन ही बचे थे आपकी SSB में? 15 भी नहीं, 7 दिन बचे. 7 दिन बचे थे. फिर एंड वो 7 दिन में आई हैड एक्चुअली नो प्रिपरेशन टाइम क्योंकि मैं घर पे आई थी एंड मेरा थोड़ा यूनिवर्सिटी में आई हैड टू टेक माई मार्कशीट्स आउट एंड ऑल दैट. तो वो 7 दिन उसी में निकल गए थे. आई नेवर रियली हैड एनी प्रिपरेशन टाइम एज सच. जो था वो ट्रेन में बैठ के थोड़े लेक्चर टॉपिक्स देखना, वही सब चल रहा था मेरा. सो आई वाज़न्ट अंडर कॉन्फिडेंट. आई न्यू एग्जैक्टली कि अब मुझे SSB में क्या करना है और क्या नहीं करना.
अंडर कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं हुई थी. आई वॉज जस्ट लाइक अच्छा इतना टाइम में जो मैं बबल में थी कि ये मुझे आता है ये आता है, शायद मैं यहाँ लैक कर रही हूँ जो मुझे अभी तक पता नहीं था. सो वो एक आईना दिखा दिया था एफपा ने. ये बात बहुत अच्छी है. अच्छा नॉर्मली क्या होता है, आपका लोग मेरी वीडियो देख के जाते हैं, बट आपके साथ कहानी उल्टी थी. आपकी तो नटराजन सर से खुद 1-to-1 मुलाकात हुई थी. यस. ये क्या मुलाकात थी? नटराजन सर से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई थी. एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी जो एफपा से रेकमेंड हुई थी, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि तुम डायरेक्टली सर से ही बात कर लो कि तुम्हें ऐसे लास्ट मोमेंट स्लॉट चाहिए, तुम्हारा सब बताओ, सीपीएल की वजह से तुम पहले नहीं ले पाए स्लॉट एंड ऑल. तो मैंने बात की थी एंड आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बी देयर. तो हो नहीं गया. मिलती नहीं है सीट अब लास्ट मोमेंट पे, बहुत मुश्किल है लास्ट मोमेंट पे. So I said I was maybe destined to be there. तो मुझे मिल गई एक लास्ट मोमेंट सीट. ठीक है. ये अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम यूनिवर्सिटी काम में बिजी हो गए. ठीक है. ट्रेन में आपने देखा होगा स्ट्रेट, अगल बगल देखने का तो मौका मिला नहीं होगा. ठीक है ना. जब इसमें लैंड हुए तो क्या लग रहा था, ये आज मेरा दिन होगा कि नहीं होगा? डर लग रहा था कहीं? मैं जब एसएसबी गई थी, मैं सिर्फ नटराजन सर की एक बात सिर में लेके गई थी कि वो 5 दिन एंजॉय करने जाना है. फ्री का अच्छा खासा एफएसबी का खाना मिल रहा है, आओ जाओ मजे करो और आ जाओ. he had literally told us on the last day कि don't carry any books, कुछ जहाँ पे जाके पढ़ाई वढ़ाई मत करो, आराम से चिल मारो. तो मैं कुछ किताबें नहीं ले गई, मैं ऐसे ही मतलब पहले 7 दिन कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी पढ़ने का मौका नहीं मिला है. जो आफा में हुआ है कहानी खत्म है, बस कॉन्फिडेंस है एकदम. इतना सा डर लग रहा. I was like, see, the first attempt that I gave, I was like, I wanted to really, I just gave it for the sake of it. मैं इतना सीरियस नहीं, मैं थी सीरियस, बट आई वुड से कि आई वाजंट सो लाइक इसमें ही करना है या समथिंग. लाइक ठीक है, हुआ तो नथिंग लाइक इट, नहीं भी हुआ तो फाइन. आई वाज ऑन दैट मेंटल स्टेट ऑलरेडी. हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर? So, if I remember, 191 were that reported on the first day, and I think 95 या 96 स्क्रीनिंग हुई थी. मुझे एग्जैक्ट नंबर याद 200 करीबन लड़कियां आई. तो आपको जरा सा भी नहीं घबराहट हुई कि इतनी सारी लड़कियों के बीच में से कुछ चंद पोस्टों के लिए आई हैं ये लोग? इतनी सी घबराहट नहीं. आधी से ज्यादा लड़कियां आपको घबराई हुई दिख रही होंगी. वो जो आगे पीछे चल रही हैं, इधर उधर चल रही हैं. मेरे से बात मत कर, मैं रिवाइज कर रही हूँ. तो क्या? But then that's the truth. Like आप कोई भी जगह जाओ, आपको ये कंपटीशन तो मिलने वाली है. All you have to do is be your best and give your best. अगर तुम उस पोस्ट के लिए हो तो हो. Simple. Okay, that's fair enough. यहाँ तक की कहानी थी, स्क्रीनिंग आप हो गए. क्या क्योस मिला था आपको जैसा वहाँ पर? Not really. I don't know. I can thank my stars on that. कि screening, my group was very calm and मुझे कुछ इतना वो fish market वाला scene नहीं था. They were very quiet and every girl was giving chance to the other girl to speak. And हम घुमा फिरा के एक normal topic पे भी आ गए थे, common story पे आ गए थे हम. So thankfully my group was good. तो उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ. पर जब आप हाँ बताइए. इनफैक्ट आफ्टर स्क्रीनिंग भी जो मेरा ग्रुप बना था वो भी बहुत अच्छा ग्रुप था. आई वुड से हम सारे गुड एंड वी बॉन्डेड रियली वेल. बाद में भी जब हमारे जीडीज और ये सब हुए तो हम सुन रहे थे एक दूसरे की बात. सो ग्रुप अच्छा था. ओके, ग्रुप अच्छा था. चलो इतनी बात तो मुझे भी समझ में आ गई, ग्रुप अच्छा था. बट आई भाई एक बात बताओ मेरे को, यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि भैया फिश मार्केट होगा वहां पर. ठीक है. तो वो फिश मार्केट तो आपने वाला देखा होगा, वहां तो बॉयज भी होंगे आपके साथ. हाँ. बेचारों को तो बोलने का मौका मिलता नहीं होगा आप लोगों के चक्कर में. उल्टा होता है, लड़के वो इतना चिल्लाते हैं कि we'll be like भाई calm down, why do you want to shout so much? But इतना एक्सपीरियंस अच्छा मिला, बॉयज के साथ झगड़ने का एक्सपीरियंस मिला. बट मैं थोड़ी पीछे हो जाती थी क्योंकि नॉलेज नहीं था, उतने फैक्ट्स नहीं थे जो लड़कों के पास थे. वो तो टू द अपोजिट, लड़के बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं, फैक्ट्स वैक्ट्स ये वो. हम लड़कियां तो थोड़ी ये थी कि इतनी पढ़ाई कर ली इन्होंने. तो मैं वहां पे थोड़ी पीछे हो जाती थी कभी कभार. बट अदरवाइज तो फिश मार्केट की अब आदत हो गई थी बेसिकली. अच्छा, आपका में ना एक एडवांटेज होता है ना, आपको हर पोजीशन में बैठने का मौका मिल जाता है, और खासकर दो वाली जो एक बीच में होती है एकदम कोने वाली. यू हैव रियलाइजेशन यार ये वाली पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पर नहीं बैठना है.
ये कोने वाली कैसे मिलेगी? कुछ ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा था आपका? See, अगर I have a very different mindset to it. I'm like, अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स है, अगर तुम ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो तुम कहीं पे भी बैठ जाओ, तुम कर लोगे. That's a very important point. Yes, बताइए आगे. बट हर एक जगह पे बैठ के इन्फ्लुएंस करने का तरीका अलग होता है. ऑब्वियसली अगर आप सेंटर में बैठे हो तो आप पूरे ग्रुप को एड्रेस करो, आप एक कॉर्नर या एक दूसरे कॉर्नर को एड्रेस मत करो. वेराज अगर कॉर्नर में बैठे हो तो बाजू वाले बंदे को मत भूल जाओ. ये नटराजन सर भी बोलते हैं कि जो बंदा कॉर्नर में बैठता है वो पूरे ग्रुप को एड्रेस करेगा लेकिन बाजू वाले बंदे को भूल जाएगा. तो हर एक पोजीशन से आपको एड्रेस करने आना चाहिए. जस्ट मेक श्योर कि यू टॉक टू एवरीवन बेसिकली. दैट्स गुड. बट एक बात बताओ, जब आप वहां पर थे स्क्रीनिंग के टाइम, ठीक है, तो कभी आपको ये लगा कि यार ये तो थोड़ा डाइसी है, मतलब 50-50? कभी तो मैं, क्योंकि 6 से 7 बार होता है स्क्रीनिंग वहां पर, ठीक है, शुरुआत आफ्पा में, ठीक है ना, 6 से 7 बार स्क्रीनिंग होता है. यार कभी तो मैंने अच्छे से बहुत प्रेजेंट किया यार. यहाँ तो नाम नहीं बोला इन्होंने, मेरा नाम नहीं बोलना मतलब सिलेक्शन हो गया वहां पर, ठीक है, और नाम बोल दिया अगले वाले में. कभी लगा यार स्क्रीनिंग थोड़ा डाइसी है? हाँ, एफपा में बहुत बार लगा कि स्क्रीनिंग ही डाइसी है. एंड ये भी समझिए कि स्क्रीनिंग में गिव यू 100%, क्योंकि उसके बाद तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यू नो शोकेस योरसेल्फ एंड शोकेस योर टैलेंट. बट स्क्रीनिंग में नहीं किया तो कुछ नहीं है. एंड स्क्रीनिंग में राइटिंग दैट स्टोरी वाज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने पकड़ा था, कि वो स्टोरी तुम अच्छी लिख लो, तुम्हारा स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली थोड़ा यू नो ईजी हो जाता है. सो या ये बात ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान गया. अभी स्टोरी पे आएंगे. अब मैंने आपको घेर लिया है पूरी तरह से. मैंने अब आपकी बात को ना काउंटर करूंगा. आपने कहा था आपको स्क्रीनिंग के टाइम पे जरा सा डर लगा क्योंकि नटराजन सर ने कहा था 5 दिन को एंजॉय करो, ठीक है. अब मेरे पास मल्टीपल फैक्टर आपको डराने के लिए. पहला, स्क्रीनिंग फिश मार्केट वाला भी हो सकता है. दूसरा फैक्टर, पोजीशन कौन सी बैठने को मिलेगी. तीसरी बात, पॉइंट आए कि नहीं आए. चौथी बात, स्टोरी बनी कि नहीं बनी. ये सारे पॉइंट्स मतलब इन सबके दिमाग में चलते हैं. आपको इतना सारे लगा कि यार नहीं होगा, मतलब यार थोड़ा तो डाइसी होगा यार, कुछ तो है. तो जब मैं गई थी एसएसबी के लिए तब बिफोर द यू नो स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑब्वियसली वो डर थोड़ा तो रहता ही है कि क्या हुआ होगा नहीं होगा. आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस वाज डन, उसके बाद तुम्हें लंच के लिए भेजते हैं टिल द टाइम दे प्रिपेयर द रिजल्ट्स एंड ऑल, तब तक आई वाज वेरी श्योर, क्योंकि एक मेरा फिश मार्केट सिचुएशन बना नहीं था. आई मेड श्योर आई डोंट डोमिनेट द ग्रुप बिकॉज इट इज नॉट अ फिश मार्केट. मेरी स्टोरी अच्छी बनी थी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था उस पर. फिर बाकी मेरा नरेशन एंड ऑल तो मुझे पता था कि सही बना है. तो आई वाज वेरी श्योर ऑफ द स्क्रीनिंग पार्ट एट लीस्ट. ओके, फेयर इनफ. यहाँ तक की बात हो गई. मैं काउंटर क्लाइमैक्स वाला क्वेश्चन अभी देना चाहता हूँ, बट आप उसका जवाब अभी मत देना. द क्वेश्चन इज कि आपने एयरफोर्स सेलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, है ना? Yes. ये कहानी अलग है. बट मुझे एक बात समझाओ, व्हाट इज बैकअप प्लान मींस. आर्मी बैकअप प्लान रखती है, इसलिए बैकअप प्लान रखा था इंस्पायर होके, कि कारण ही कुछ और है? बैकअप प्लान आई थिंक आर्मी से तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है, बट एज इन नॉर्मल वे आल्सो हर एक इंसान को रखना चाहिए, इज माय ओपिनियन. मतलब आप एक ही चीज पे, आई डोंट नो हाउ समवन कैन यू नो बैन की एक ये हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहा टाइप्स. वो चीज आई डोंट थिंक इज अ गुड क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन. वो चीज हमेशा से रही है, मे बी थ्रू माई पेरेंट्स और आई डोंट नो, बट हमेशा से वो रहा है. आप दोबारा मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ, अगेन आंसर मत करना. यू आर कंप्लीटली फिट, मेडिकली फिट, बट आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, राइट? ठीक है, नो इशू ऑन दैट, कोई बात नहीं. उसका एक वैलिड रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है वो. मैम अब यहाँ से अब आगे चलते हैं. अब कई चीजें हो रही हैं जो एसएस में होती हैं, बट इंसान पहली बार में घबराता है. पहली बात साइट टेस्ट, जिसमें अंगूठे के फिंगरप्रिंट चेंज हो जाते हैं. अगर कहीं फिंगरप्रिंट देना हो तो आपका होगा नहीं वहां पर, ठीक है. तो ये बताओ साइक में क्या था. और उसके साथ मैं स्टोरी की बात करना चाहूंगी. आपने कहा था नरेशन के टाइम में स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइक और इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट है. व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? सो वन थिंग जो हमें हमेशा सर ने सिखाई थी कि स्टोरी फर्स्टली तो ऑब्वियसली इट हैज टू पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता उसमें. अच्छा. एंड चूजिंग दैट मेन कैरेक्टर, जो तुम्हें पिक्चर में जो मेन कैरेक्टर दिख रहा है वो तुम सही से चूज करो. अब ये चीज पे हमें आई गॉट अ रियलिटी चेक इन द लास्ट साइक दैट आई गिव,
तो आई टेल यू दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड. हमें लास्ट साइट में ना सर ने एक पिक्चर था, उस पे आई हैड अ लॉट ऑफ डिबेट आल्सो विद सर कि उसमें एक आदमी और एक औरत थे. दे वर मैरिड कपल एंड दोनों गांव के थे. And there is an other man who looks like some manager, like in a good suit or something, and the two men are talking and the woman is just standing there. So most of us made a story कि the guy, the husband, is helping her wife to get something out of the bank or some kind of help. तो हम सब ने usually तो यही story बनाई थी. And if a guy writes that story, it was an acceptable story. But अगर कोई लड़की लिखती है तो वो story was not acceptable according to sir. So I was like क्यों? तो he's like इसमें तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा confidence low है. You need a man to support you. I was like ऐसा कुछ नहीं. But he's like वो story से मैं वो perceive कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में. So वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें समझना है कि the other person does not know you. जो तुम लिखोगे उससे लगेगा कि जो लड़की है उस कैरेक्टर की वो तुम हो और तुमने तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या जो लड़का है वो तुम हो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ. तो when it comes to my SSB, all the psych that we had were very women oriented pictures. हर इसमें you could easily make the woman the main character and give her some strong role to play. Except for I think one or two pictures जहाँ पे both the male and the female characters were at par. So वो एक चीज थी in writing the psych story. ये ना यहाँ पर इन्होंने बहुत सही बात बताई. आपको ना ऐसा लगा होगा कुछ बोल दिया है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टैट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है. ये एक आपके एक नॉवल के लिए आप किताब नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना, वहां स्टोरी लिख रहे हो. जो आपने कैरेक्टर पिक किया वो एज्यूम किया जाएगा वो आप हो, और उसी पे जज किया जाएगा कि आपने जो एक्शन लिया वो आप रियल लाइफ में भी करोगे. सो यही होता है कि जिसको प्रेजेंटेशन नहीं आती है ना ढंग से, वो फेल हो जाता है आफा में. ये एक मेन कारण है. आफा, सॉरी गलत बोल गया मैं, एसएसबी में फेल हो जाता है. अब यहाँ पर आपको बात सुनिए, इन्होंने एक बात बताई कैरेक्टर की. अब एक होता है क्रिटिकल पॉइंट. उस क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ना जरूरी है, वरना स्टोरी ढंग की नहीं बनेगी. वो क्या कहानी है? सो आठवां में बेसिकली आपकी 6 स्क्रीनिंग्स होती हैं. इन द टेन्योर ऑफ 15 डेज आपकी 6 स्क्रीनिंग होती है, और हर एक जो पिक्चर वो दिखाते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के दिखाते हैं कि तुम वो क्रिटिकल पॉइंट वो तुम्हें सिखा रहे कि कैसे पकड़ना है, कि एग्जैक्टली अगर तुमने वो क्रिटिकल पॉइंट पकड़ लिया तो तुम्हारी स्टोरी अच्छी ही बननी है, अनलेस तुमने उसमें कुछ ज्यादा ही विजुअल एक्शंस डाल दिए हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गेट दैट क्रिटिकल पॉइंट कि ये है, मतलब मेरा मेन कैरेक्टर इज एसोसिएटेड टू दिस प्रोफेशन, या ये सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दैट वन ऑब्जेक्ट दैट इज देयर इन द पिक्चर. सो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट. ओके, नाउ ये क्रिटिकल पॉइंट आपको ना हर फोटो में दिखेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों ही बैठे हैं, ये अगर सूट बूट में हम लोग बैठे हैं तो उसका बात क्लियर है कि ये कोई मीटिंग चल रही है. तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है, यही आपको अपनी पिक्चर में ढूंढना होता है. अब तीसरा पॉइंट, टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन का क्या है? अगर ये तीनों फैक्टर मिल जाए तो आपकी स्टोरी अच्छी बन जाती है. So time duration, you have to be good at writing fast. बहुत लोगों का मैंने देखा स्टोरीज बहुत अच्छी बनती है बट वो लिख नहीं पाते वो स्पीड में. तो फॉर मी somewhere down the line I was always good at writing things faster. तो ये बात तो ठीक है, वो वाली टाइम ड्यूरेशन नहीं. मैं दूसरा वाला टाइम ड्यूरेशन पूछना चाह रहा हूँ जिसमें होता है कि 6 मंथ से ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए आपकी कहानी के लिखने में. यू कैन नॉट से कि बचपन में छोटा था वो जाके IAS ऑफिसर बन गया. आई एम आस्किंग वो क्या है? वो टाइम ड्यूरेशन इज बेसिकली कि अभी वही है कि वो विजुअल स्टोरी बन जाती है. जैसे अगर तुम एक छोटा बच्चा खेल रहा है, तुमने उसको 15-20 साल बाद वाला तुमने बताया कि वो क्या करने वाला है, सो इट मेक्स नो सेंस. इससे अच्छा तुम कुछ और जस्ट इमीडिएट चीजें बताओ जो प्रेजेंटली हो सकती है, एटलीस्ट 6-8 महीने में हो सकती है. ज्यादा भी लाइक 1 in a million जो स्टोरीज होती हैं, जो सक्सेस स्टोरीज होती है, डोंट ट्राई कोटिंग देम क्योंकि वो 1 in a million है. So that is one thing that you have to also be careful while writing a story. वो काफी लॉजिकल होती है. और याद रखिए साइकोलॉजिस्ट पे आपका PIQ फॉर्म होता है. अगर कहानी ऐसी आपकी जिंदगी है तो वो कोरिलेट कर लेगा, हाँ ये सच बोल रहा है. बट ज्यादातर लोगों की नहीं होती. वी आर प्रीटी एवरेज. ज्यादा कुछ खास खेला नहीं होता स्पोर्ट्स में, कुछ चीजें स्किप कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना. सो वो नहीं होता. इस बात को आपको ध्यान रखना है. ओके, यहाँ तक की कहानी होगी. But tell me one thing over here. You have seen many new things. Group planning exercise over there, PGT is over there. ठीक है. Especially the GTO part you have seen completely new. जो आपके पास लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ. Right.
मुझे ये बात बताओ, हाउ यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ओवर देयर? इज द ओनली बिकॉज आपको मोमेंट याद है जब आपके आंसू टपके, मैं बार सॉरी एम्फसाइज कर रहा हूं मैं, बट आपने उसमें 7 दिन बाद हर ऑब्स्टिकल को दोबारा समझा है. सो एक होता है कि इसको याद कर लो क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, या आपने उसको किस तरह से अपने दिमाग में लिया. और दूसरी बात, क्या खाली ऑब्स्टिकल ही इंपॉर्टेंट पार्ट है या आपने जीटीओ में कुछ और बात भी सीखी है? सो जीटीओ में यू हैव टू रियलाइज कि तुम्हारा जो स्टार्ट होता है, यू स्टार्ट ऑफ विद दोस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस, योर जीडी. तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जीटीओ ऑफिसर तुम्हारा एक इमेज अपने दिमाग में बना लेता है बिफोर ही टेक्स यू ऑन द फील्ड. तो वो भी तुम्हें याद रखना है कि वहां पे भी योर बिहेवियर मैटर्स अ लॉट, कि तुम कैसे उससे बात कर रहे हो. नॉर्मल कन्वर्सेशन तुम आपस में ग्रुप में भी कैसे कर रहे हो, क्योंकि उनका हर एक चीज पे ध्यान होगा. Now coming to specifically a group planning exercise, I wasn't very underconfident about it क्योंकि I have being a part of NCC and other school activities, I have been doing that. मुझे मेरे पास हमेशा एक ग्रुप होता था and I was supposed to do some task out of it. So group planning exercise I felt was my strong point. I always felt that. In fact, even in AFPA, I was always good at the group planning exercise. क्योंकि I could find out कि अच्छा ये छोटी चीज़ है, इसको हम पकड़ के यूज कर सकते हैं यहाँ, या मेरे पास इतने लोगों का ग्रुप है तो फिर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ या इसको यहाँ भेज देती हूँ. So those things come to you once you have the exposure of NCC, or if you have the exposure of being part of other activities in your school or college. Coming to GTO, PGT, HGT और बाकी सारे टास्क, तो सर के जो 4 थंब रूल्स है, that is more than enough. वो समझ लो, कोई भी फिर आ जाए, you don't have to worry about it. बट अभी भी बच गया. एक आपने बिहेवियर बात बोल दी, एक आपने सर के थंब रूल अभी भी हाइड रखे हैं, ठीक है, अपने पास रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट इसके अलावा कुछ और जो आपको जीटीओ में सक्सेसफुल बनाता हो? The way you talk, I don't think it's सर ने 2 बातें बोली थी, मुझे आज भी याद है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड लाइवलीनेस. ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जीटीओ में क्वालिफाई नहीं होते, क्लियर नहीं होते. राइट. और जीटीओ एक होता है जो अच्छे खासे जो साइक और इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाता है तो वापस बैक हैंड पे चला जाता है. सो ये आप पे थे हमेशा से? सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, यस, वो तो आई हैव इट इन मी एंड आई नो दैट. लाइवलीनेस, वही बिहेवियर में तुम उसको वैसे डालो कि यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड, यू डोंट गेट हाइपर इन अ सिचुएशन. तुम ग्रुप को, भले भी तुम्हें पता है ग्रुप गलत कर रहा है, तुम शांति से या तो उनको समझाओ या तो उनको पहले गलत करके रियलाइज करने दो कि वो रियलाइज करके वापस तुम्हारे पास है कि भाई तू जो बोल रही थी वो सही है, अब बता दे कैसे करते हैं. तो वो चीजें विद प्रैक्टिस या विद एक्सपोजर आ ही जाती है, इज व्हाट आई बिलीव. आप यकीन नहीं मानोगे, आर्मी आपको -40 डिग्री सेल्सियस में रहने वाली जिंदगी ऐसे दिखाती है कि जन्नत है, और आपको भी लगता है. पर अभी मैं कह दूं, बाहर जाके डंडा लेके बाहर खड़े हो जाओ धूप में, आपकी हवा टाइट हो जाएगी. मोस्ट ऑफ द पीपल अब्यूज व्हाट द लाइफ दे आर लिविंग. कैसे लिए भाई, बात चल रही है, कट रही है. इन द आर्मी डू नॉट वर्क लाइक दैट. ये एटीट्यूड हमारा चेंज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइवलीनेस, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, दीज 2 फैक्टर्स आर नॉट ट्रेनेबल. इफ यू रियलाइज देन इट्स वर्क और नॉट. ओके, यहाँ तक हो गई कहानी. पर अभी भी मैं इस बात को रखना चाहूंगा, योर सेंसेशनल एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी इज द रीजन फॉर द रिकमेंडेशन, राइट? Maybe, if you say so. ठीक है, बट आप कुछ ऐड कर दो इसमें. मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है. I personally believe the viewers also mean on that. I think it's my personality which takes me wherever it takes me. बट आपकी कुछ आदतें, जैसे आपने एक बात कही थी, एसएसबी की तैयारी तब मत शुरू करो जब तुम कोचिंग जाओ या रिटन क्वालिफाई कर लो, पहले से करो. पर्सनल इंटरव्यू की कहानी क्या है आपकी? आपने कहा पर्सनल इंटरव्यू मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई. नहीं. क्यों? So personal interview is an interview of not your knowledge. It is an interview about your life. तो मुझे हमेशा लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू इज द इजीएस्ट टू क्रैक. अगर तुम्हें पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई चीज कब की है और क्यों की है, whether it be right or wrong, mistakes all of us do. कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, सबने कोई ना कोई गलती की, बट अगर तुम उस गलती से सीखे हो या तुमने उसको सुधारा है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ. जैसे बहुत लोग डर जाते कि यार मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, शायद मेरा एसएसबी उस चक्कर में नहीं होगा. बट अगर तुमने वो 1 साल के ड्रॉप को यूटिलाइज किया है, या तुमने वो 1 साल जो किया बिकॉज ऑफ विच यू हैड टू टेक अ ड्रॉप इज वर्दी, तो फिर क्या ही दिक्कत होगी.
is what I believe. So personal interview is something जो तुम्हें start to end तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो पूछने वाले हैं. तो वो ट्रिकी भी हो जाता है क्योंकि तुम्हें सही से आंसर देना है so that to not show off your weaknesses, but at the same time तुम अपने आप को सही से पोर्ट्रे करने का तुम्हें एक बेस्ट चांस मिलता है. जीटीओ या साइक भले वो तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ तो तुम जो बोलोगे उस पे ही वो तुम्हें जज करेंगे. सो या अच्छा वह भी एक बात बताओ, आप पर्सनल इंटरव्यू की आप बात कर रहे थे, डू यू रिलाई ऑन द मॉक इंटरव्यूज आल्सो बिफोर कमिंग ओवर हियर? मतलब आपने देखे हो किसी के या कुछ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान को पर्सनैलिटी और वो पहली बार में जाता है, मतलब आफ्टर में चाहे जा रहा है जहाँ पर वो सीखेगा और वहां पर करेक्टली प्रेजेंट भी कर दे. हाउ इज इवन पॉसिबल? अब वही है कि तुम वही चीज प्रेजेंट कर रहे हो जो तुम हो. वो बात अगर तुम समझ जाओ तो फिर आई थिंक दैट इज द होल जिस्ट ऑफ इट. आई नेवर रियली हैड द टाइम और आई नेवर वाज इवन इंटरेस्टेड इन वाचिंग मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि मुझे लगता है वो मॉक इंटरव्यूज आर हेल्पफुल, बट एट द सेम टाइम वो बंदा अपनी पर्सनालिटी तुम्हें बता रहा है, तुम बहुत अलग हो. सो यू हैव टू जस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि तुम क्या हो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस. अगर वो आप खुद समझ जाओ तो आई थिंक यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू दैट. नहीं, दैट्स ट्रू, एक्सट्रीमली ट्रू. सिंपल भाषा में बोल दिया, बट इसके बाद भी इनका भला नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम ये है. ठीक है, दाव द होल. हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए. तो भला तब होगा जब तुम खुद बैठो, दिन का आधा एक घंटा खुद बैठो, सोचो तुमने पूरे दिन में क्या किया, क्यों किया, एंड इफ यू वुड हैव बीन ऑन द अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वुड दैट बी अप्रिशिएटेड? ओके, आई थिंक दैट इज द वे यू कैन improve yourself. दैट्स ग्रेट. चलिए अब क्लाइमेक्स क्वेश्चन पे आते हैं. यू आर फिट फॉर द एयर फोर्स, रेडी टू जॉइन, बट आप ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या कारण है? पूरी कहानी जाननी है, हर एलिमेंट. Okay, so as I told you, my passion to join the Indian Air Force started back when I was in 7th or 8th standard. मैंने बैडमिंटन नेशनल लेवल उसके लिए खेला, मैंने एनसीसी उसके लिए किया, ग्रेजुएशन उसके लिए किया, सीपीएल उसके लिए किया. इनफैक्ट जो भी किया लाइफ में was only for that one goal. हेल्प किया, I got recommended. I then went to Dehradun for my CPSS. अब CPSS, if you are aware, it happens in 2 parts. ठीक है. So part 1 is about your reasoning skills, your mathematical skills, your other instrument reading capabilities. तो when I went also मुझे लगा था यार part 1 मुश्किल है. रीजनिंग वाला? Not reasoning, maths and everything. अच्छा, maths and everything. रिटर्न क्लियर किया नहीं था मैंने, कुछ as such तो पढ़ाई की नहीं थी. So ये मुश्किल है. But somewhere down the line वो भी क्लियर हो गया मुझसे. Then I went for part 2. Part 2 is where they make you sit in a cockpit-like setup. Not cockpit-like, it is a cockpit basically, and you are supposed to do a few tasks that come up on the screen. So I was like, with 202 hours of experience of flying, I will be able to do it. I don't think it is a very big task for me. क्योंकि इतनी फ्लाइंग की हुई है. बेसिकली द टेस्ट इज टू टेस्ट योर साइकोमोटर स्किल्स कि तुम्हारे हाथ पैर एवरीथिंग वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन और नॉट. लाइक ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज माई कप ऑफ टी, ये हो जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि पार्ट 2 हो गया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया था. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है हो जाएगा ना. हम 2 लड़कियां थी, हम बैठी, द PAVT ऑफिसर कम्स अप एंड ही इज लाइक कि अच्छा तुम में से एक लड़की नहीं कर पाई क्लियर. Like, okay, and he said that I couldn't clear it. So the first thing that came out of my mouth was कि I don't accept this result. Like, how can you tell someone who has flown so much कि तुझे basic तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे? So I was like, I don't accept this result, sir. So he's like, Vaibhavi, this is the way it is. ऐसे ही होता है और ये सब computerized है. I was like, is there any way I can appeal against it? Because sir, out of with whatever I have done with all the, and badminton is also one of a very psychomotor skill related sport. How do you want me to accept or understand the fact कि ये चीज मुझसे क्लियर नहीं हो पाई? और आप प्लेन पहले उड़ा चुके हो उससे पहले कई बार. How many hours? I have 202 hours of experience. Before giving जो हमारा टेस्ट है, PAVT जैसा टेस्ट है. Yeah. Yes. So फिर How do you expect me to understand or take this result? So he's like, देख Vaibhavi, this is the way it is.
and probably even if I give this test today, even I may fail. What And was the I rank of think that person? we don't, they don't tell us their Okay, name. so he was an officer. ये बात He clear है. was for sure an officer. Okay. He was a flying officer for sure. I was like, अगर आप खुद ये चीज बोल रहे हो तो कितनी रिलायबल है आपकी ये टेस्ट. अच्छा. And the worst part is कि this is once in a lifetime. So मुझे सर ने एक और चीज बोली कि probably it's not your day today. I was like, sir, it's very easy to say कि it's not my day, but this is going to cost my lifetime. My life is going to take a U-turn or maybe some other direction now. एंड इनफैक्ट इफ यू सी शुभम, आज भी जो बहुत बच्चे फ्लाइंग ब्रांड से AFA जाते हैं, सल्यूट टू देम. इवन आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ cadets who are not able to complete their flying and are then grounded and sent to other ground duty related branches. So my constant question I think for life is going to be कि अगर ऐसा है तो आपका CPSS टेस्ट का वैल्यू क्या है. अगर आप once in a lifetime एक बच्चे को लेते हो टेस्ट देके कि तो आपके हिसाब से तो वो बेस्ट है, तो फिर वो एकेडमी जाके क्यों नहीं कर पाता, राइट? सो अब वो चीजें हैं, दैट इज द वे इट वर्क्स. सी यहाँ पर वैभवी कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, पहली बात आपको ये समझना है. ठीक है, ये एक सिस्टम है एंड यू हैव टू फॉलो ऑन दैट. एग्जैक्टली. CPSS क्वालिफाई जिसने किया है, जिसने नहीं किया है, सबका एक ही रूल होता है, यू हैव टू बी काम एंड कंपोज. क्योंकि वो एक गेम जैसा होता है जो सिंपल आप गेम खेल रहे हो. उन्होंने कहा बैडमिंटन जैसा एक साइकोमोटर टेस्ट होता है, मतलब आप तुरंत आप रिएक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो यू कांट ब्लेम समवन एंड वो ब्लेम करने वाले. हाँ, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. या आई वाज कमिंग टू इट. आई एम सेइंग आई एम नॉट ब्लेमिंग. आई नो दिस इज द वे इट इज. तो आई नेवर वेंट अहेड टू फाइट अगेंस्ट इट और समथिंग. इज लाइक ठीक है, ये उनका तरीका है बच्चों को लेने का, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. हाँ, I have now an option to be a part of Air Force by doing any ground duty or ground staff work. But with my CPL, with me investing so much into it, that is not something that I want to do for the next 10-12 years. So I am not joining the forces. ये बात एकदम सही. अब जरा इनकी बात गहराई से समझो. इन्होंने क्या कहा है, CPL में उन्होंने बहुत सारा टाइम, मनी सब इन्वेस्ट किया है सिर्फ इस सपने के लिए कि एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में जाके वो फ्लाई करेंगी. उस वक्त ये नहीं पता होता जेट उड़ाएंगी नहीं उड़ाएंगी, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाएंगी या चॉपर उड़ाएंगी, भगवान जाने क्या उड़ाएंगी. बट सिर्फ इसी सपने ही साथ, और वो सपना उस दिन पूरा नहीं हो पाया. वो सारा मनी, सारा टाइम, एनर्जी सब खत्म. उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, यहाँ पर आप समझने वाली बात क्या, अब लुक एट हाउ डू यू फील द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इज डाउन बिकॉज सम एलाइट ऑर्गेनाइजेशन हैज पुट इट कि अभी आप सिलेक्टेड नहीं हो. दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग. अगर आप समझोगे ना, रिकमेंडेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप अपना स्केल किसी के आधार पर तय नहीं करते हो कि मेरी औकात क्या है. आपकी औकात आपकी खुद की नजरों में होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिकमेंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई बात सही है क्या? Definitely. I would definitely agree with you, and that is where I say कि having a backup plan is very important. अगर मैं ग्रेजुएट होती, मैं अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करके मेरा CPSS क्लियर नहीं हुआ होता, I would have now probably settled for something that I don't want to do in life. Yeah, so I'm sure I would have been in a very low zone. But now I'm at a better zone कि ठीक है, what is the purpose of being in Air Force? One, to fly, and second, to serve the country. Now both of these things I can do out of Air Force also. I can fly in commercial airlines, and I can always serve my country as a normal citizen. I don't need a uniform to serve my country. So वो चीजें हैं. तो ये चीजें, this is the message that I want to put. This is the message. अब देखो ये बहुत strong message. अगर तुम कभी SSB गए हो, तुमने कहा होगा I want to serve the nation by wearing the uniform. वो कहते हैं नहीं, वो तो तुम झाड़ू मार के भी कर सकते हो. You need to have a very clear cut mindset in your head. Now जो recommend होता है, आप उसका align mindset देखो. जिस दिन आप recommend होगे ना, आपको महसूस होगा that other person who is recommended is my brother sister, क्योंकि उसका mindset एकदम align होता है. CPSS अलग चीज है, recommendation अलग चीज है. इस बात को आपको समझना होगा. And you have to make a wide decision इस इंटरव्यू से कि आपने क्या सीखा है. क्लियर है? यहाँ बात हुई है. थैंक यू सो मच वैभवी. अगर आपने वर्ड्स ना किए होते ना, अभी भी ये बिना बैकअप प्लान के चल रहे होते. क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, मैं तो फौज ही ज्वाइन करूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन इंडियन आर्म फोर्सेस देयर आर मेनी सिचुएशंस आर देयर जहां पर आप रिजेक्ट हो सकते हो, और वो लंबा चल सकता है मामला. ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है. एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम में अब वैभवी भी आ गई है हमारे साथ. थैंक यू सो मच. That
ahead for me. Thank you so much for your valuable time. Thank you so Thank you much. so much, Shubha. It was lovely talking to you. Thank you. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।